एस फेज है। एस फेज में दो चीज़ें होंगी, मेनली दो चीज़ें होंगी। एक तो डीएनए का एस और G2 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे चारों तरफ का नज़ारा देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मतलब आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो बात दरअसल ऐसी है कि मैं अभी गांव में हूँ। तो यहाँ पर क्या है, नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में बना नहीं सकता। और इसके पहले जो है हमने शुरुआत की थी तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो भी बोर्ड पर रिकॉर्ड किया था। तो अभी मतलब काफ़ी समय हो गया, तो बीच में क्लास जो है, मतलब बीच में लेक्चर ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं जो है लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। रिकॉर्ड अगर कर भी लिया किसी भी तरह से तो दिक्कत यह है कि यहाँ अपलोड नहीं होती वीडियो गांव में, क्योंकि नेट बहुत स्लो है। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि 7 मिनट 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना रहे। मैं कोशिश करूँगा कि इतनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही जो भी बातें कर सकूँ करूँ। तो मैंने क्या सोचा है कि जो भी चैप्टर्स हैं उनका मैं क्वेश्चन के फॉर्म में रिवीजन करेंगे हम लोग। मतलब मैं ये सोच कर चलूँगा कि आपने वो चैप्टर एक बार तो पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे सेल साइकिल और सेल डिवीजन है, तो एक लेक्चर तो इस चैनल पर मैंने ही अपलोड कर दिया है, जो कि बेसिक सा जो सबको पता होना चाहिए। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अभी जो है हर जगह आप अगर किसी भी कोचिंग में होंगे या फिर आप स्कूल में होंगे तो ये चैप्टर तो स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप हाँ कोचिंग में होंगे, किसी भी कोचिंग में होंगे, तो ये चैप्टर आपका हो चुका होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैं ले चल रहा हूँ अभी तो बेरन के खेत में, क्योंकि अभी जो है धान लगाने का सीजन जो है चालू हो रहा है। तो आपको घुमाते घुमाते जो है चारों तरफ का नज़ारा दिखाते दिखाते हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि क्या आपको अभी भी याद हैं वो पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस कर चुके थे और जो आप पढ़ भी चुके होंगे एक बार। तो शुरुआत करते हैं। तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको याद है, मतलब कि पहले तो आप ये बताइए कि सेल डिवीजन होता क्यों है, मतलब कि कोई भी सेल जो है वो डिवाइड क्यों होती है। अगर आपको इसका जवाब नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा जो है ग्रो करेगी, ठीक। मतलब कि सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो करती रहती है। हमारी बॉडी में जो भी सेल होगी वो हमेशा कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, और जब कंटिन्यू ग्रो करती है तब क्या होता है कि उसके दौरान उसके जो सेल के अंदर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है वो गड़बड़ा जाता है, मतलब कि कह सकते हैं उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, कह सकते हैं डिस्टर्ब हो जाता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो जब सेल का न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तब सेल क्या करेगी, सेल डिवाइड होकर डिवीजन में, मतलब सेल डिवीजन के थ्रू जाकर जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसे फिर से रिस्टोर कर दिए, ठीक। तो याद रखना कि टू रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेल अंडरगो डिवीजन, ठीक। हाँ, तो दूसरा सवाल ये है आपसे कि सेल डिवीजन में होता क्या है कि हम सभी को पता है कि दो चीजें होंगी कि सेल ग्रो करेगी और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक। तो ये बताइए आप, इन दोनों चीज़ों में, सेल ग्रोथ में और डीएनए के रेप्लिकेशन में, इन दोनों प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस है जो कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब कि जो कंटिन्यू होगी थ्रू आउट द सेल साइकिल। तो आपका सही जवाब होना चाहिए कि सेल ग्रोथ, ठीक। सेल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू होती है और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक स्टेज में होगा। और अगर आपको याद हो तो बताइए कि वो कौन सा स्टेज है। तो वो स्टेज है एस फेज, ठीक। सेल साइकिल का जो एस फेज स्टेज होता है, इंटरफेज, खासकर अगर बोलें तो इंटरफेज का जो एस फेज होता है उसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, और सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू होता ही है। और क्या आपको याद है कि ये जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं सेल साइकिल के अंदर, मतलब कि पहली बात तो ये सारी कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक। सेल का ग्रो करना और डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ये सारी कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस हैं। तो ये सभी प्रोसेसेस, पूरी सेल साइकिल जो है वो किसके कंट्रोल में होती है, अंडर व्हिच कंट्रोल। तो आपका जवाब होना चाहिए कि जेनेटिक कंट्रोल, ठीक।
ये सारी जो प्रोसेस है, पूरी सेल साइकिल जो है वो जेनेटिक कंट्रोल में होती है। और अगर आपको याद हो तो बताना कि आगे हम बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सेल साइकिल है वो वेरी करती है। तो आप बताइए कि किस किस तरह से जो सेल साइकिल है वो वेरी करती है। तो आपको याद होना चाहिए कि सेल जो है सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करती है। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी सेल साइकिल वेरी करेगी, और सेल टाइप टू सेल टाइप इन सेम ऑर्गेनिज्म में भी वेरी करती है। ठीक है, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मेरी आप ह्यूमन बॉडी लेते हैं तो मेरे सर में जो सेल होंगी और पैर में जो सेल होंगी उन दोनों का जो है टाइम ड्यूरेशन वो अलग होगा। और अगर आप दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं, अगर आप एक डॉग को लें और एक ह्यूमन को लें, तो उनमें भी जो है सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो भी वेरी करेगा। और हाँ, और आपको अगर याद हो तो बताइएगा कि जो टिपिकल ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल होती है, जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी में लिया है, उसका सेल साइकिल सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन है वो कितना है। तो मेरे ख्याल से तो 24 आवर्स से 24 घंटे हैं। आपका क्या ख्याल है मुझे नहीं पता। और दूसरा एक और एग्जांपल दिया है कि जो क्या होता है, हाँ, ईस्ट का जो सेल ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो कितना है ये आपको बताना। तो वो है 90 मिनट्स। ठीक, तो 90 मिनट्स में जो एक बार सेल जो है डिवाइड कर जाती है। ठीक है, ह्यूमंस में 24 घंटे लगते हैं। और फिर उसके और आगे बढ़ते हैं तो हम फेजेज ऑफ सेल साइकिल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि फेजेज ऑफ सेल साइकिल में कितने फेजेज में पूरी सेल साइकिल डिवाइडेड है। ठीक, मेनली तो आपको पता होगा कि इंटरफेज और एम फेज। ठीक, तो ये दो चीज की इंटरफेज और एम फेज में दो फेजेज में डिवाइड होती है। आप बताना कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सा फेज सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है। मतलब अगर 24 घंटा है तो लगभग उसका 23 घंटा कौन सा फेज में रहती है सेल साइकिल। मतलब सेल जो है किस फेज में रहेगी 23 घंटे 24 घंटे में से। तो अगर आपका जवाब है इंटरफेज तो मुबारक हो, आप जीत चुके हैं 9 लाख रुपए सीधे सीधे। मतलब कि जो इंटरफेज होता है वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग फेज होता है, और लगभग 95% जो सेल साइकिल का टाइम है वो इंटरफेज ही खा जाता है। और एम फेज जहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो केवल 1 घंटे, मिनिमम टू मिनिमम 1 घंटे रहता है। ठीक, तो अब आप बताइएगा कि इंटरफेज में हम आगे बढ़ेंगे तो इंटरफेज जो है फिर से कितने फेजेस में डिवाइड है, और इंटरफेज को और किस नाम से जाना जाता है ये भी बताइए आप। तो इंटरफेज जो है इसे रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। और इंटरफेज कितने फेजेस में डिवाइड है, तो 3 फेजेस में डिवाइड है, और उसका नाम है G1, S और G2। तो अब आप बताइए G1, S और G2 में इन तीनों में से किस फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज कहा जाता है। ठीक है, कौन सा, पोस्ट माइटोटिक फेज। तो आपका जवाब होना चाहिए G1, जो माइटोसिस एम फेज के बाद आता है उसे कहते हैं पोस्ट माइटोसिस फेज, और वो है G1। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि वीडियो 9 मिनट की हो गई होगी, 8 या 9 मिनट की हो गई होगी। तो जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बस आंसर दीजिएगा और सीधा सीधा मैं आंसर देता जाऊंगा। अब आप बताइएगा कि G1, S और G2 फेज में सिंथेसिस फेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसका जवाब होगा S फेज। आप बताइएगा कि इन दोनों में से प्री माइटोटिक फेज से किसे जाना जाता है, तो वो होगा कौन सा, वो होगा आपका G2 फेज जो कि प्री माइटोटिक फेज है। अब आपको बताना होगा कि G1, तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो होगा एस फेज में जो कि सिंथेसिस फेज है। और डिसीजन मेकिंग फेज किस फेज को कहा जाता है, इसका आंसर आपको देना है। तो डिसीजन मेकिंग फेज जो है वो है G1 फेज। ठीक, कोई भी सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगी या नहीं करेगी उसका डिसीजन जो है वो G1 फेज में लिया जाएगा, और इसीलिए G1 फेज को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग फेज। अच्छा, अगर बताइए कि G1 फेज में अगर कोई सेल डिवाइड नहीं होना चाहती तो वो किस फेज में चली जाएगी, मतलब कि फिर वो कहाँ जाएगी। मान लीजिए उसने डिसीजन ले लिया कि उसे डिवाइड नहीं होना है, तो अब वो कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी क्विसेंट स्टेज या फिर G0 फेज। ठीक, ये आप ध्यान में रखना कि वो G0 फेज में चली जाएगी।
जैसे कि हमारी हार्ट सेल्स हैं, कह सकते हैं, एग्जाम्पल है वो भी एक। आप बताइए, आपको बताना है कि हाँ, ये बताना कि जो एस फेज है, एस फेज में दो चीज़ें होंगी, मेनली दो चीज़ें होंगी। एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर होगा, और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, और वो क्या है, ठीक है, वो किसी एक ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन है। आप उस ऑर्गेनेल का नाम बताइए, तो वो है सेंट्रियोल। ठीक, तो एस फेज में क्या होगा कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक, और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और वो कहाँ होगा, वो होगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, साथ ही साथ में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, और ये बताइए कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो किस फेज में होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप बताएं तो आप कहेंगे कि G2 फेज में जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और आउट ऑफ द एनसीईआरटी अगर आप जाना चाहें तो आपको मैं बता दूं कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है वो जो है एस फेज में होती है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एम फेज में भी होती है। ठीक है, तो एक और आउट ऑफ द एनसीईआरटी बात मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए का रिपेयर होता है, मतलब कि डीएनए रिपेयर जो है वो G2 फेज में होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और अब आगे जो है बेरन उखाड़ने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ हमारे भैया जी बहुत स्पीड से लगे हुए हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बॉलिंग करते हैं। काका जो है अभी संन्यास रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और काका की रिटायरमेंट मुझे नहीं लगता अभी जल्दी होने वाली है। क्या भैया? और का था, अब इनका उड़ीसा जाएगा। हो, अच्छा, आप लोग ये बताना कि जो ये पैडी है, मतलब ये धान बेरन है, इसकी जो जड़ें हैं ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये मोनोकॉट में आता है या डाइकॉट में आता है। ठीक, और इसमें जो जड़ें हैं वो फाइब्रस हैं या फिर टैप रूट हैं। वैसे तो बहुत बेसिक सा है, अगर थोड़ी सी भी मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो आप बता पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से काका और भैया के साथ बेरन उखाड़ते समय। तब तक के लिए बाय बाय।